नमस्कार और शुभ संध्या। ग्लो वेबिनार्स के इस महीने के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। इस महीने ग्लो वेबिनार्स की हिंदी सीरीज का पूरा एक साल खत्म होता है और आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ते आए हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। इसीलिए आज का टॉपिक भी कुछ खास ही है। आज हम जानेंगे इको हैप्पीनेस के बारे में। आज हमारे साथ है डॉक्टर विमला शेरॉन। डॉक्टर विमला एनवायरमेंटल स्टडीज की स्टूडेंट है और डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में प्रोफेसर एंड हेड एट जय नारायण यूनिवर्सिटी जोधपुर। वे काफी वर्षों से हार्टफुलनेस प्रैक्टिशनर और ट्रेनर है। आज आपका हमारे साथ हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सारा। नमस्ते। तो हमें बहुत खुशी है ये टॉपिक के बारे में सुन के भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इको हैप्पीनेस जैसा टॉपिक भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इको हैप्पीनेस है क्या, इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? शुक्रिया सारा। हजरत मुर्शिद आला, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, अलोहा। विषय पर चलने से पहले चंद अल्फाज अर्ज करना चाहूंगी आप सबके साथ। बारे में बात करने से पहले मैं चंद अल्फाज आप सबके साथ अर्ज करना चाहूंगी। एक तार कहीं छू जाता है, झनकार निकलते जीवन भर। आवाज नहीं होती जिसमें ऐसी भी सदाएं होती हैं। भीतर सांसों की बेचैनी, बाहर वाले क्या देख सके। तूफान उठे पत्ते न हिले, ऐसी भी हवाएं होती हैं। एक बार नजरों से नजरें मिली, दुख दर्द गया सुख चैन मिला। आंखों से पिलाई जाती है, ऐसी भी दुआएं होती हैं। पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन। इको हैप्पीनेस, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो इको वर्ड ग्रीक वर्ड है जो इकोलॉजी शब्द है उससे लिया गया है। इको यानी हमारे चारों तरफ का सारा वातावरण। इको यानी घर। ग्रीक भाषा में इको का मतलब होता है घर, और हैप्पीनेस का मतलब हम सब जानते हैं आनंद। यानी वो सारा वातावरण जो मेरे चारों तरफ जो कुछ भी है, वो सब कुछ उस आनंद में समाया हुआ। यानी मेरा घर, जिस चारों तरफ के वातावरण से मेरा संबंध है, जिससे मैं प्रभावित होती हूँ, वो मेरा घर है। और वो जब सब कुछ आनंद में समाया हुआ हो तो वो इको हैप्पीनेस है, वो आनंदमय है। इकोलॉजी जो शब्द है उसका मतलब है इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी घर और उसकी जब हम पढ़ाई करते हैं, लॉगी का मतलब है स्टडी, तो जब हम अपने घर की, अपने वातावरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जब उसकी पढ़ाई करते हैं, वो इकोलॉजी है। तो इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी पदार्थ और प्राण का रिश्ता। कई हजारों साल पहले एक जैव वैज्ञानिक, एक फिलोसोफर हुए, परम आदरणीय एरिस्टोटल। उन्होंने उस समय आनंद को, इको हैप्पीनेस को परिभाषित किया और कहा कि संपूर्ण सृष्टि जगत का अंतिम और पहला सत्य, यानी हमारे जीवन की रचना ही आनंद है।
जिस उद्देश्य से हम यहाँ हैं, क्या हमारी रचना का कारण वो रचनाकार के लिए आनंद ही रहा होगा, क्योंकि हर नई रचना या क्रिएशन आनंद की अभिव्यक्ति ही होती है। यानी आनंद हमारा जेनेटिक कोड है। हमारे जीवन का अल्टीमेट वैल्यू वो भी आनंद ही है। और आज जो हम हैं, इस समय वर्तमान में जो कुछ हमने आज तक कमाया, यानी हम कहें जो कुछ हमारे बही खाते में है, जो कुछ हमने इकट्ठा किया हमारे भीतर, आज हम वही हैं। हम सब अपने स्वयं के रचनाकार हैं। We all design our own destiny. अभी वर्तमान के एक महान वैज्ञानिक, फिलैंथ्रोपिस्ट, इकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, परम आदरणीय हजरत श्रीमन कमलेश जी पटेल का आनंद के बारे में कथन है कि आनंद की अनुभूति हमें तभी हो सकती है जब हमारे अंदर शांति हो। सोचो, क्या ये संभव है कि हमारे अंदर बेचैनी हो, शोर हो और हम आनंद को अनुभव कर सकते हैं? क्या हम उस आनंद को एंजॉय कर सकते हैं? नहीं। तो शांति कैसे प्राप्त हो? हम कैसे शांति को प्राप्त करें? कैसे वहां तक पहुंचे? तो फिलोसोफर लॉर्ड कृष्णा को कोट करते हुए कहते हैं कि चिंतन के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा। और ये कैसे संभव है? केंद्रित सोच के द्वारा। और केंद्रित सोच हमारे लिए कैसे संभव? सिर्फ ध्यान के द्वारा। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इको हैप्पीनेस की जो परिभाषा है उसकी गहराई में ले गए, और आपने इतने महान व्यक्तियों को कोट किया है, पर अभी तक हमने परिभाषा जानी है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस इको हैप्पीनेस को, इस आनंद को हम अनुभव कैसे कर सकते हैं? क्या तरीके हैं कि हम इको हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकें? हाँ, हम सबके मन में यही रहता है कि हमें खुशी मिले। हम इस भौतिक स्तर पर हर कार्य का परिणाम आनंद ही चाहते हैं, चाहे वो हम कार्य कर रहे हो या करना चाहते हो। सबका अंत हम आनंद ही चाहते हैं। हम आनंद के लिए सब कुछ करते हैं। यानी एक तृप्ति हो जीवन में। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हमारे नौकरी, सब कुछ के पीछे चाहत हमेशा ये रहती है कि हमें एक सेटिस्फैक्शन, एक आनंद मिले इसके करने से। पर फिर भी हमेशा कोई कमी रह जाती है हमारे अंदर। मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ है हमारे पास, फिर भी क्या कारण है कि हम अंदर से आनंदित नहीं हैं? भौतिक स्वरूप पर हमने सब कुछ कमा लिया, लेकिन क्या कारण है कि हम उस आनंद को अंदर से अनुभव नहीं कर पाते? तो इसको थोड़ा विस्तार से लेते हैं।
इस संपूर्ण प्राणी जगत के 3 स्तर हैं या 3 आयाम हैं। भौतिक स्तर या भौतिक आयाम कह दो, बाह्य शरीर जिसको हम मैटर भी कहते हैं। दूसरा है मानसिक स्तर या सूक्ष्म शरीर, हम इसको कह सकते हैं। ये एक, हम इसको एनर्जी वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। और तीसरा है कॉजल बॉडी, जिसको हम कहते हैं कारण शरीर है, आत्मा है, सोल है, एब्सोल्यूट है, कुछ भी कह सकते हैं। भौतिक शरीर, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि बिल्कुल बाहरी आवरण है, बाह्य शरीर है। ये 5 तत्वों का बना होता है, पृथ्वी, आकाश और उसके बीच में अग्नि, जल, वायु, सभी अजैविक तत्व। यह अन्नमय कोश भी कहलाता है। दूसरा हमारा शरीर है जो हम सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं, जिसको मानसिक या सूक्ष्म शरीर, जैसा कि नाम से विदित है कि सूक्ष्म है। ये हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता, पर हमारे जितने रिश्ते नाते, सारी भावनाएं, सारे वाइब्रेशंस सब इस शरीर से जुड़े हुए हैं। यह शरीर, इसके 4 कारक हैं, 4 इकाई हैं। मन, मनस, मन या मनस हम कहते हैं, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जिसका ये शरीर बना हुआ है। ऑल्दो, जैसा कि मैंने कहा कि हम सब जानते हैं, इसको हम आंखों से तो नहीं, अपनी नेत्रों से नहीं देख सकते, परंतु हम इस पर इसको महसूस कर सकते हैं और इस पे ही हम एक तरीके से निर्भर करते हैं। इसको मनोमय कोश भी कहते हैं और इसका भोजन है ज्ञान। बाह्य शरीर का भोजन है अन्न और मनोमय कोश का भोजन है ज्ञान। अब तीसरा आयाम हमारा आता है, या तीसरा शरीर, वो है हमारा कारण शरीर, आत्मा, प्राण, एब्सोल्यूट, कारण शरीर, कुछ भी कह दें हम इसे। और यह आनंदमय कोश है, इसका भोजन ही आनंद है। जैसा कि हमने कहा, पहला स्तर अन्नमय कोश है। जब इस अन्नमय कोश में जो ये 5 भूतों का बना होता है, 5 तत्वों का बना होता है, जब इसमें प्राण आते हैं, यानी कारण शरीर जिसको हम कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जब वो इसमें आती है तब हम में लाइफ आती है, ये प्राण आता है, तब ये जीवंत होता है। और प्राण के साथ एनर्जी और वाइब्रेशन, यानी हमारा सूक्ष्म शरीर, वो भी आता है। तो यानी एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है, फिजिकल एंड लाइफ, लिविंग एंड नॉन लिविंग, both are inseparably related to each other. पदार्थ एवं प्राण का संबंध, एक समागम, तभी हम परिपूर्ण होते हैं। अन्यथा क्या होगा? अगर सिर्फ बाहर का शरीर है और उसमें अगर प्राण नहीं है, या प्राण आए ही नहीं, तो क्या होगा? चेतना अगर आई ही नहीं, तो क्या होगा? हमारी परिपूर्णता तभी है जब हम पूरी तरह से तीनों आयामों को जीते हैं, तीनों शरीरों को जीते हैं, तीनों स्तरों को जीते हैं, यानी तीनों पे काम करते हैं। जैसे हम अगर हम
इकोसिस्टम लेते हैं तो इकोसिस्टम में क्या है, सन सोलर एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्रीन प्लांट्स या वनस्पति जगत उस सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, उससे भोजन बनाता है और उसके भोजन के ऊपर पूरी कायनात निर्भर है। यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। तो प्राइमरी हर्बीवोरस हो जाते, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, पूरा एक जहां तक फूड चेन को ले जाओ। और उसके बाद इनका जो वेस्ट और इनके डेड डिके रिमेन्स होते हैं वो सारे के सारे वापस मिट्टी में खाद में मिल जाते हैं और उससे वो वृक्ष को भोजन मिलता है। तो यानी वो ऊर्जा, जल, वायु, आकाश, अग्नि सबकी मदद से वनस्पति जगत भोजन बनाता है, वो मैन्युफैक्चरर है फूड का। अगर किसी कारण से हम सारा मैन्युफैक्चरर खत्म कर देते हैं, अगर हरे पौधे, पेड़, प्लांट्स हम सारे काट डालते हैं, सब खत्म कर देते हैं, तो इकोसिस्टम के अंदर इम्बैलेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पहला ही स्टेज नहीं है तो बाकी स्टेज कैसे सरवाइव करेंगे? हर्बीवोरस कैसे सरवाइव करेंगे? कार्निवोरस कैसे सरवाइव करेंगे? तो एक जो पूरी सृष्टि स्टैब्लिश्ड है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायनासोर्स मेसोजोइक एरा में आए थे और वो इस इम्बैलेंस के कारण ही सारे खत्म हो गए। तो जैसा कि हम जानते हैं भौतिक संसार में हमारा ख्याल भौतिकतावाद पर ही जाता है, यानी बाह्य वातावरण पर। हम इसका पूरा ख्याल रखते हैं, परंतु तीनों शरीरों के बीच जो संबंध है उसी के आधार पर हमारा पूरा विकास है, पूरी उन्नति है। यानी हमारी उन्नति तभी संभव है जब इन तीनों शरीरों में, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जब तीनों में एक संबंध हो, एक हार्मनी हो, एक बैलेंस हो, यानी हम तीनों शरीरों को जी सके, तीनों पे काम करें। इन्हीं के आधार पर यह जगत, इसी संबंध के आधार पर यह जगत या साम्राज्य निम्न भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। खनिज जगत। अब अगर आप गौर करेंगे तो खनिज पदार्थ, इसमें तीनों शरीर आपस में गठे हुए हैं, सॉलिडिफाइड है। इनमें चेतनता का अभाव है, उसका आभास नहीं है, और कोई भी शरीर स्वच्छंद नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। तभी हम इसको पत्थर कहते हैं या ठोस कहते हैं, और भारी है हम कहते हैं। और विकास के स्तर में जब हम आगे बढ़ते हैं इसी जगत में, तो वनस्पति जगत आता है। वनस्पति जगत जब इन पत्थरों में वेदरिंग हुआ मौसम के कारण या जो भी, तो इनमें थोड़ी सॉफ्टनेस, इनके घस घस के वेदरिंग प्रोसेस से सॉफ्ट कुछ मिट्टी पत्थर हुई, मिट्टी हुए, थोड़े सॉफ्ट स्टोन्स हुए, और जल मिला, वायु मिली, तो वनस्पति जगत की उत्पत्ति हुई। वनस्पति जगत में सॉफ्टनेस है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लिबरलाइजेशन है, और उसमें चेतना की अनुभूति है। इसीलिए अगर आप वनस्पति जगत में देखते हैं तो सूर्य, अगर हम उदाहरण ले सूर्यमुखी पौधे का, तो सूर्यमुखी का पौधा सूरज की तरफ अपना मुंह कर लेता है जैसे ही सूरज आता है। और बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे ही सनसेट होता है वो सारे मुरझा जाते हैं, एकदम बंद हो जाते हैं। तो कुछ पौधे गर्मियों में खिलते हैं, कुछ सर्दियों में खिलते हैं। तो इनमें चेतना है, कुछ स्तर है इनमें सॉफ्टनेस। इन
प्लांट्स का थोड़ा और विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और धीरे धीरे एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन हुआ। एनिमल किंगडम या हम कहते हैं प्राणी जगत, सबसे पहले हम अमीबा से लेते हैं, उसका रिलेशनशिप था पौधों के साथ, और फिर धीरे धीरे करते हुए एनिमल जगत में हम मानव इस किंगडम में पिरामिड में सबसे एपेक्स पर है। यानी मानव के अंदर एनिमल्स में मूवमेंट आई, उनमें भी तीनों शरीर विकसित हुए, पर उनमें उतना विकास नहीं हुआ जितना मानव में आ गया। मानव मन से है। यहाँ तीनों शरीर, तीनों आयाम, तीनों लचीले हैं। लिबरलाइजेशन है हम कह दें, और यहाँ पर तीनों शरीरों का, तीनों आयामों का अंगीकार ही हमारी, या यूं कहे, हमें सर्वांगीणता की ओर ले जाता है। हमारा पूरा डेवलपमेंट, पूरा विकास तभी संभव है जब हम तीनों स्तर पर जिए, तीनों पर काम करें। तीनों के लिए हमको जागृत होना है, अवेयर होना है, क्योंकि हमारी चेतना विकसित है। तो यानी अन्न कोश, मनोमय कोश एवं आनंदमय कोश परिपूर्णता लाने के लिए तीनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। तीनों में हार्मनी होना, ऑस्मोसिस होना बहुत जरूरी है। फिजिकल शरीर के बारे में तो हमको ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम इसके लिए बहुत काम करते हैं। हमारा घर ऐसा हो, हमारी गाड़ी ऐसे हो, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, सब शरीर के लिए सारे संबंध है। और हम सब चाहते हैं कि भौतिक जगत की अनुभूति हमें बेहतर हो, लेकिन ये बेहतर तभी संभव है जब हमारा मन आनंदित रहे। और हमारा मन आनंदित रहे, और इसके लिए हमें हमारे मन पर भी काम करना है। हमारा मन आनंदित कब हो सकता है? जब हमारा मन शांत रहे। तो शांत कैसे रहे? मन की 4 इकाइयां जैसा हमने चर्चा की, तो हमारी चेतना एक कैनवस है, एक फील्ड है, एक मैदान कह दें हम हैं, जिसमें ये हमारी बाकी तीनों इकाइयां मनस, बुद्धि और अहंकार, इनकी हमारे कार्यों से जैसे जैसे छापे पड़ती है, वैसे वैसे ये चेतना सिकुड़ती जाती है और हमारा मन दुखी होता जाता है। और अगर हमारे इसी मनस का नियमन हो जाए, हमारी बुद्धि विवेक को मदद करने लग जाए, यानी बुद्धि हमारी विवेक में विकसित हो जाए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत की डिस्क्रिमिनेटरी पावर, यानी वो समझ हम में आ जाए, तो मुझे समझ आ जाएगा कि मेरा मन किन चीजों से कहां पर खुश रहता है, कब मेरा मन हल्का रहता है। तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग ही काम करूंगी, क्योंकि मेरा विवेक मुझमें वो समझ पैदा कर देता है। और बुद्धि तो विवेक में परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित या इवॉल्व हो जाए। हमारा अहंकार इतना परिष्कृत हो जाए, इतना शुद्ध हो जाए कि वो हमारे विवेक को सहयोग करने लगे। यानी
विवेक को सहारा देने लगे, उस डिस्क्रिमिनेटरी पावर के लिए कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, इस सब में सहयोग करने लगे, तो हमारी चेतना खुद ब खुद हल्की होने लगती है, उसमें खालीपन आने लगता है। वो आकाश की तरीके से जैसे ही उसमें खालीपन आता है, हमारे हर सेल में खालीपन आता है, और वो खालीपन इस चेतना का विस्तार करने लगता है। वही विस्तार है, फैलाव होने लगता है। यानी मैं से हम और हम से हमारा, सबका, वसुदेव कुटुंबकम, ये भाव जब चेतना का विकास होता है, तभी ये भाव हमारे मन में जागृत होने लगता है। और सत्यता को अपने आप सामर्थ्य मिलने लगता है। उसको सामर्थ्य इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। यही चेतना अधिचेतन मन व अवचेतन मन से एकाकार होने लगती है, फैलने लगती है। कभी भी जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तो हमारा मन सुकून से भर जाता है, सुकून पाता है, क्योंकि उसमें कहीं हमको सीमा नजर नहीं आती, बहुत विस्तार नजर आता है। वो अनंत है, वो विस्तार है। तो वही दशा हमारे भीतर भी है, और वही दशा जब हमें जैसे जैसे अंदर से विकसित होने लगती है, हमारे मनोमय कोश पे जब हम काम करने लगते हैं, सजग होने लगते हैं, हमारे हर व्यवहार के लिए, हमारे हर एक्ट के लिए, कृत्य के लिए, तो चेतनता को विस्तार मिलने लगता है। और यही विस्तार, यही आयाम हमें खुद ब खुद आनंदित दशा देने लगता है। हमको आनंद के लिए बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता। वो रिश्ता इकोसिस्टम का जैसे ही ऑस्मोसिस में आने लगता है, अपने आप आनंद खुद ब खुद जागृत होने लगता है। इनफैक्ट हम आनंद बनने लगते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं सिकुड़न, तंगी, अगर इसकी दशा हम में है, तो हम आनंद से दूर जाने लगते हैं। हम एक ही दिन में अपने व्यवहार को नोट कर सकते हैं कि कब मेरे मन पे भारीपन आया, कब मेरे मन में ठोसता आई, और कब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्कापन लगा। तो ये हल्कापन हमारा विस्तार है। भारीपन, ठोसता यानी मिनरल जगत, सॉलिडिफिकेशन, सॉफ्टनेस खत्म कर देते हैं। तो हमारे नजरिए में परिवर्तन, हमारी सोच में परिवर्तन, ये सारा तभी संभव है जब हमारा सूक्ष्म शरीर परिष्कृत होने लगता है, रेगुलेट होने लगता है। तब हमें आनंद का अनुभव खुद ब खुद प्राप्त होने लगता है। हम कहते हैं ना, ये बहुत दिलेर आदमी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ देने को इसका दिल करता है। उसका कारण क्या होता है कि उसकी चेतना का इतना विस्तार हो चुका होता है कि उसे किसी चीज की कमी का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसको वो विस्तार नजर आता है। भीतर और बाहर दोनों का जब पूर्ण समागम हो,
दोनों में जब ऑस्मोसिस हो, क्योंकि अगर हमारे मन का फैलाव है, चेतना का विस्तार है, फैलाव है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे शरीर में नजर आता है, हमारी सोच में, क्योंकि हमारे एक्ट वैसे होने लगते हैं, हम इतने लाइट हो जाते हैं, तो वो बाहर भी प्रसारित होगा। जो आनंद भीतर जागृत होगा वो बाहर प्रसारित होगा। हमारे व्यवहार से हमें पता चल जाएगा। हमको क्रोध रोकने की जरूरत नहीं है, क्रोध आएगा ही नहीं, लालच आएगा ही नहीं, हमारी डिजायर्स, हमारी जरूरत हमको महसूस ही नहीं होगी कि नहीं इससे हो जाएगा। यानी हमारे में वो सरलता आने लग जाएगी। पुराने समय की कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन अगर मेरा परिष्कृत हो गया, मन पे मैंने काम कर लिया, तो मैंने शरीर पे भी विजय पा ली। आपने कितनी सुंदरता से समझाया जो ताल्लुक है, एक तो बाहर की जो इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, और अंदर की इकोलॉजी है, और ये कैसे रिलेटेड है हमारा जो हमारी जो 3 बॉडीज हैं। और आपने अंत में ये बोला कि हम एक समय ऐसा आता है कि हमें सब कुछ हमारे ही अंदर मिलता है, जो हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं वो हमें अपने ही अंदर मिलता है। वो आनंद हम खुद है, क्योंकि हम वैसे होल बीइंग है। हमें इनकम्प्लीटनेस तब लगती है जब हम बाहर से चीजें ढूंढते हैं, पर जब हमें अंदर ही शांति मिल जाती है तो बात ही कुछ और होती है। फिर वो एक प्रकार का दुख जो होता है वो खत्म हो जाता है, और हम आनंद की अवस्था में रहने लगते हैं, आनंद के स्टेट में रहते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो चेतना है उसका विस्तार होता है, तब जाके ये स्टेट आती है। तो किस प्रकार से चेतना का विस्तार होता है? हाँ, जैसा कि हमने पहले देखा था, फिलोसोफर, एक इकोलॉजिस्ट का स्टेटमेंट था कि शांति से आनंद की अनुभूति होती है। तो शांति कैसे आएगी? आत्मचिंतन से। और आत्मचिंतन कैसे करें? केंद्रित सोच से। और वो कैसे हो? सिर्फ ध्यान के द्वारा। तो अब जो प्रश्न आपने पूछा कि कैसे हम चेतना का विस्तार करें, ध्यान के द्वारा। मनोमय कोश का भोजन हमने कहा, हम सब जानते हैं, जैसा ज्ञान है। तो उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें आत्म केंद्रित होना पड़ेगा, अपने भीतर उतरना पड़ेगा। तो ध्यान एक माध्यम है, ध्यान ही एक माध्यम है, एकमात्र माध्यम। क्योंकि सूक्ष्म शरीर का भोजन भी सूक्ष्म होगा, और उसके लिए वही माध्यम इख्तियार किया जाएगा। तो ध्यान, अगर हम मोटे मोटे शब्दों में कहें तो क्या है? लयबद्धता, यानी फोकस्ड थिंकिंग। जहां समग्रता है, पूरा आकाश है, पूरी स्पेस है, वो ध्यान है। वहां ध्यान है जहां समग्रता है, और जहां ध्यान है वहां करुणा है, वहां आनंद है। ध्यान और आनंद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश। अन्नम ब्रह्म, ध्यान ही प्रेम है, और आनंद जो आनंदमय कोश का भोजन है। इन तीनों का एक रिश्ता, इन तीनों का तालमेल जो कुदरत ने हमको दिया है, ऑलरेडी है, पर हम इससे अनभिज्ञ होते हैं, और हम भौतिक, सिर्फ और सिर्फ इस अन्नमय कोश, इस भौतिकता की तरफ ही दौड़ते रहते हैं, और उससे हम भी ठोसता, भारीपन आने लग जाता है।
पर जैसे ही हमें एहसास होता है कि इसके पीछे कारण क्या है, कारण मेरा मन है, तो मन पे जब हम काम करने लग जाते हैं तो अपने आप उस आनंद की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि वो आनंद अनंत है। इन तीनों का रिश्ता, इन तीनों आयामों के बारे में हम में समझ हो और हम इन तीनों को जी सके, तीनों पर काम कर सके, वही अनंतता है, वही आनंद है। और हमारी चेतना का विस्तार ही हमें तृप्त करता है, वही हमारे लाइफ का टेस्ट है, वही स्वाद है। एक्चुअली हमारे जीवन को हम वास्तव में तभी पूर्ण रूप से जी सकते हैं जब हम इन तीनों का स्वाद चखें, तभी तृप्तता आएगी। और तृप्तता ही आनंद की अनुभूति कराता है। हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारी मनोवृत्ति ही बदल जाती है, हमारी जड़ें ही संवर जाती है। तो जब हमारी जड़ें ही संवर गई तो वृक्ष पर कैसे फूल नहीं आएगा? आएगा ही। अतः फिर हम भी संतोष आने लगता है और हम शांति को प्राप्त होने लगते हैं। संतोष आते ही, कंटेंटमेंट आते ही हमारे को एक शांति अनुभव होने लगती है और शांति से हमें कंपैशन, स्नेह, करुणा हमें खुद ब खुद विकसित होने लगती है और इससे हमें अपने आप साहस आने लगता है। हमको जीने का आनंद, वास्तव में जीने का आनंद आने लगता है। ये भय कि मेरा ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो सब भय समाप्त हो जाते हैं। जीवन में अगर विपदाएं आती भी हैं, वो सबके आती हैं, तो मन में इतना विश्वास होता है कि this too shall pass and I will cross it with the help of the guidance of the ultimate. वो भरोसा हमें सिर्फ तभी आता है जब उस भरोसे से हमें साहस आता है और उस साहस से हमें स्पष्टता आने लगती है, जिसको हम क्लैरिटी कहते हैं। और जैसे ही हमें क्लैरिटी आती है तो हमें अपने आप कृतज्ञता का बोध आने लगता है, ग्रैटिट्यूड का भाव आने लगता है। हमसे वो कृतज्ञता ओज आउट होने लगती, हमारे शरीर से प्रस्फुटित होने लगती, मन से प्रस्फुटित होने लगती। हमारा शरीर का हर सेल, बायोलॉजिकली जो हमारा हर सेल है, उसमें मैक्सिमम खाली स्पेस होती है। वो सारी स्पेस उस ग्रैटिट्यूड से भर जाती है, उस कृतज्ञता से भर जाती है। और जैसे ही हमारी दशा अंदर से ऐसी होती है तो शैने शैने, कदम दर कदम, हम जो एक बूंद हैं, हम सब वो एकदम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र होने लगते हैं, प्यूरिफाई जिसको हम कहते हैं, वो हो जाते हैं। और ये बूंद यानी वो चेतना उस महाचेतना में, उस सागर में समा जाती है, उस अनंतता में समा जाती है, यानी वो भी अनंत बन जाती है। और अनंतता ही आनंद है। इन्फिनिट इज ब्लिस। हमारा जीवन जब उसमें इस तरीके से तालमेल आ जाता है, तम जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारा भौतिक बाह्य शरीर है, हम कहते हैं, रज जो हमारी
मध्य का पार्ट है या लाइफ है, जिसको हम कहते हैं प्रोक्रिएशन, और इन दोनों के बीच का तालमेल हमको सत तक ले जाता है। सत यानी वो आनंद है। तो तम, रज और सत तीनों का महत्व हमको समझ आने लगता है कि तम के बिना हमारी जड़ें नहीं है, पृथ्वी नहीं है, बेस नहीं है, भौतिक नहीं है, तो भी हम कैसे अपनी लाइफ को अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे। तो तम, रज और सत तीनों में जो तालमेल आता है तो वो सात्विक पुरुष कहलाता है। नहीं तो हम कहते हैं ये तामसिक है। तामसिक का मतलब वो सॉलिडिफिकेशन होता है कि उनमें अनुभूति समाप्त होने लग जाती है। और राजसिक जो इस जीवन को पूरा जी रहा है, बस उसी में रम गया है। तो तम और रज दोनों में सामंजस्यता बहुत जरूरी है। इन दोनों की सामंजस्यता ही हमें सब तक ले जाती है। तीनों आयामों को जीने से तीनों शरीरों में ऑस्मोसिस हो जाता है, स्पंदित होने लगती है एक स्वर संगीत। तम इज आउटसाइड, रज इज इनसाइड, तो देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द टू एंड लीडिंग टू द डीपर इनसाइड जो सत्य है हमारा। और तीनों हिस्से इज बायोडाइवर्सिटी। तो there is a unity in biodiversity. बाहर इकोसिस्टम में भी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, जिसको हम कहते हैं विविधता, हमारे परिवार में लोग होते हैं, वो भी सब अलग अलग तरीके का व्यवहार होता है, क्योंकि उनका वो स्वभाव है। हमको उस विविधता को एंजॉय करके जीना है। बाहर के वातावरण में भी कोई लाल रंग के फूल है, कोई नीले हैं, कोई सर्दियों में खिलते हैं, कोई गर्मियों में खिलते हैं। ये जैव विविधता से ही हमारा संसार है। अकेला तम तो मिनरल जगत बन जाएगा, अकेला रज भी नहीं जी पाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन, ये सत है जो बैलेंस करता है। तो जब तम और रज में आते ही इलेक्ट्रॉन हमको उस सत अवस्था में ले जाता है। तो देयर इज ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तीनों आयामों को खुलकर जीना है, उनको समझना है और उनको जीना है, ताकि हम सब उस परिपूर्णता को प्राप्त हों। हमेशा पिरामिड, हमने इजिप्ट के पिरामिड्स देखे हैं, वो हमेशा अपराइट, विकास हमेशा वर्टिकल होता है हमारा। तो मैटर हमारा तामसिक जगत है। मैटर पे, या हम भौतिक जगत कहते हैं, भौतिक जगत है। उस भौतिकता के साथ जब प्राण आए तो हमने अपने पे काम किया उस सूक्ष्म शरीर पे, तो धीरे धीरे हम उस पूरे तरीके से हम एब्सोल्यूट बन गए। एक लयबद्धता, वो कैसा वृक्ष जिसमें फूल न खिले, वो कैसी रात जो तारों से न सजी हो, वो कैसी वीणा जिसमें सुर न बजे, वो कैसा प्रेम जिसमें ध्यान की लयबद्धता ना हो, आनंद ना हो। यानी ध्यान हमारे उस मन का भोजन है। मन का भोजन देने का माध्यम ध्यान है। चेतना के विस्तार के लिए हमको ध्यान चाहिए। तो जैसे इको का मतलब सारा वातावरण समग्रता है, तो ध्यान उस समग्रता को प्राप्त करने का एक माध्यम है।
जहां ध्यान है वहां प्रेम है, वहां आनंद खुद ब खुद अपने आप हम बन जाते हैं। और इस अवस्था को प्राप्त होते हैं तुरीयातीत। यानी जब हम ध्यान करने लगते हैं, सजग होकर के तीनों आयामों को जीने लगते हैं, तो हम इतने अपने भीतर सेंटर्ड, केंद्रित, इतने एब्सॉर्ब हो जाते हैं कि हम खुली आंखों के साथ भी हम बैलेंस्ड जी पाते हैं। हमारा मन इधर उधर नहीं दौड़ता, हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं, जिसे हम सहज समाधि कह सकते हैं। ना हमें ये चिंता है कि अरे उसका फोन क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। ना हमें ये चिंता है कि भविष्य में कि उसमें क्या होगा, वहां ऐसा हो रहा है, कोविड को तो उसके आगे थर्ड वेव आने वाली, किसी की चिंता नहीं रहती। ठीक है, जब आएगा हम ख्याल रखेंगे। सारी चिंताएं पास्ट की, प्रेजेंट की हमारी समाप्त होने लगती है। इंप्रेशंस नहीं बचते, हम लाइट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम महावर्तमान में जीने लगते हैं। और जब हम इस महावर्तमान में जीते हैं और इसका स्पंदन, इसका रिपल इफेक्ट, इसका इको जब चारों तरफ फैल जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं, उसका असर, उसका इफेक्ट इस ब्लेस्ड तुरीयातीत। वो सही मायने में आनंद है, वही इको हैप्पीनेस है। यानी हमारे इकोसिस्टम को सेव करने के लिए, हमारा इकोसिस्टम यानी हमारा बाह्य शरीर, हमारा मानसिक शरीर और हमारा आत्मिक शरीर, तीनों स्तर, तीनों आयाम, फिजिकल, मेंटल और हमारा स्पिरिचुअल जो हम कह दें, बाह्य, सूक्ष्म और आत्मिक, इस इकोसिस्टम की, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको खुले दिल से जीने के लिए हमको जो हम जिस लालच के कारण इसको बाहर ढूंढ रहे हैं कि इसकी खुशी बाहर है, तो इस इकोसिस्टम की खुशी बाहर कहीं नहीं है। इसकी खुशी हमारे अंदर से ही आएगी, सब कुछ भीतर है। जब हमको ये समझ आ जाता है कि हैप्पीनेस इज नथिंग बट इको हैप्पीनेस, और वो हमारे भीतर है, हमको बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं है, और इसको हम अनुभव कर सकते हैं, बिना बाउंड्रीज के हम सब अनुभव कर सकते हैं। तो हमें इस सब को अनुभव करना है, इसको एड्रेस करना है कि हम तीनों शरीरों पर काम करें, तीनों के लिए सजग रहे, और महावर्तमान में अपने आप को हमेशा क्रिटिकली, अपने आप को हमेशा अपन चेक करते रहे। तो हम सब इस ध्यान को अनुभव भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर वेबिनार था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। और आपने जिस तरह बताया कि हम महावर्तमान में रह सकते हैं और आनंद प्राप्त कर सकते हैं, हम तुरीयातीत का जो कंडीशन है हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो हमारी सब बॉडीज है, हमारी फिजिकल बॉडी है, सटल बॉडी है और हमारा सोल है, उसमें किस प्रकार सामंजस्य हो सकता है हम वो महसूस कर सकते हैं।
हार्टफुलनेस का जो ध्यान है वो बहुत ही सरल है और प्राणाहुति सहित है, जिसकी वजह से हम ये सब कंडीशंस बहुत ही जल्दी, चाहे हम बिगिनर्स क्यों ना हो, हम फिर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आइए इसी सरल से हार्टफुलनेस ध्यान का एक छोटा सा अनुभव लेते हैं और इन आनंद की गहराइयों तक पहुंचते हैं। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। महसूस करिए कि धरती से ऊर्जा आपके पैरों में अंदर आ रही है, आपके पैरों की उंगलियों को आराम दे रही है। ऊपर आपकी हील्स और एंकल की ओर बढ़ रही है, उन्हें आराम मिल रहा है। अपना ध्यान अपने पैरों की मांसपेशियों पर ले आएं। आपकी काफ मसल्स को गहरा आराम मिल रहा है। धरती की ये ऊर्जा घुटनों को आराम दे रही है। आपकी जांघ आराम के एहसास में मग्न है। अपने बैठक को आराम दीजिए और महसूस करिए कि धरती की ऊर्जा आपके पेट की ओर बढ़ रही है। आपके पेट की मांसपेशियों को आराम मिल रहा है। आपकी कमर आराम के एहसास में लीन है और आपकी छाती बिल्कुल हल्का महसूस कर रही है। धीरे से अपना ध्यान अपने पीठ की ओर ले आएं। अपनी पीठ के निचले हिस्से, ऊपर का हिस्सा और रीढ़ की हड्डी को आराम दे दीजिए। आपके कंधे मानो जैसे पिघल रहे हो, उन्हें गहरा आराम प्रदान हो रहा है। ऊर्जा आपकी बाहों में जा रही है। आपकी बाहों का ऊपर का हिस्सा, कोहनी, बाहों का नीचे का हिस्सा, हाथ, हथेली और उंगलियों के पोर पूरी तरह से आराम में लय हैं। अब आप अपना ध्यान अपने गले पे ले आएं। अपने गले को आराम दीजिए। यदि कोई भी तनाव है उसे जाने दीजिए। धरती की ऊर्जा ऊपर आपके चेहरे की ओर जा रही है। आपका मुंह, आपके गाल, जबड़ा, नाक, कान और आँखों को आराम मिल रहा है। अपने सिर के शिखर को आराम दीजिए। आपका पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक आराम में मग्न है। यदि कोई भी हिस्सा हो जहाँ आराम की ज़रूरत है, वहाँ उस शरीर के हिस्से को आराम दे दीजिए। अब आप अपना ध्यान अपने हृदय पे ले आएं। अपने हृदय को आराम दीजिए। महसूस करिए कि आपका हृदय प्रेममय और प्रकाशमय है। आप इस प्रेम और प्रकाश में लीन हैं।
हृदय पर नज़र टिकाए रखें और यह विचार दीजिए कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यदि अन्य कोई विचार आए तो उनसे लड़े नहीं। सौम्य तरीके से अपना ध्यान फिर से अपने हृदय पर ले आएं। जब भी आप तैयार हैं, आप आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ध्यान का ये अनुभव अच्छा लगा होगा। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों को ध्यान का अनुभव भी पसंद आया होगा, ये वेबिनार भी पसंद आया होगा और हम डॉक्टर विमला से जानना चाहते हैं कि उन्हें ग्लो में आने का अनुभव, आज हमारे साथ चर्चा करना कैसा लगा। बहुत ही अच्छा लगा सारा। इस पूरी यात्रा के दौरान मुझे जो समझ आया वो ये कि हम सब जने पूरे आयामों में, तीनों आयामों में खुलकर जी सकते हैं। अगर हम अकेले बांसुरी बजाते हैं तो अच्छी लगती है, अच्छा बांसुरी वादक जब बजाता है तो बहुत अच्छा लगता है, पर बांसुरी के साथ अगर तबले की ताल मिल जाए और तबले के साथ अगर हारमोनियम मिल जाए और तीनों का ऐसा खूबसूरत समागम हो, वो पूरा एक कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा बन जाए, तो उसको अनुभव करने का आनंद ही अलग होगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में अगर हम भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और आत्मिक तीनों को खुलकर जिए, अच्छे से जिए, तीनों का आनंद ले एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, तीनों ऑस्मोसिस में हो, तो हम सब उस इको हैप्पीनेस को प्राप्त होंगे। आपने मुझे ये इनवाइट किया, मौका दिया, आपके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमें आज आपसे चर्चा करके बहुत ही अच्छा लगा है और हमारे दर्शकों के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेस भी है हार्टफुलनेस के, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। यदि आप फीडबैक देना चाहे या आपके कोई भी प्रश्न है या आपको ट्रेनर से संपर्क करना है तो आप glow@heartfulness.org पर लिख सकते हैं। हार्टफुलनेस के वेबिनार्स होते हैं, पर्ल वेबिनार्स होते हैं और ग्लो वेबिनार्स होते हैं, रेगुलरली चलते हैं। हार्टफुलनेस से जुड़ने के लिए काफ़ी ऑप्शंस है। एक तो हमारा हार्ट्स ऐप है जो आप प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे आपको मिलेगा। हार्टफुलनेस की प्रैक्टिसेस हैं, उसका लिंक लिखा गया है। दाजी का कॉन्शियसनेस जो हमने आज बात की है चेतना के बारे में, उसका यूडेमी पे एक कोर्स भी है। हार्टफुलनेस मैगजीन्स है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसकी डिजिटल कॉपी जो है वो फ्री होती है। और हार्टफुलनेस के निःशुल्क मास्टर क्लासेस है, उसका भी लिंक उपलब्ध है।
तो आज आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। उम्मीद है आप अगली बार भी जुड़ेंगे, और आज के लिए शुभ रात्रि और अलविदा।